दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे अक्सर बदनाम करके रखा गया है। जब भी बिहार की बात होती है तो गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति, अशिक्षक की तस्वीर सामने आती है। लेकिन एक कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन दूसरे राज्यों के लोग बिहारियों को जल्दी से पहचान नहीं देते। आइए आज हम बिहार के बारे में बात करते हैं। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हो चुका था। दोस्तों, ये वही बिहार है जहाँ से कई महान व्यक्ति आते हैं और इसे ज्ञान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, कर्पूरी ठाकुर, आर्यभट्ट, भगवान बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, भगवान महावीर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान व्यक्ति आए हैं। अगर इसकी लिस्ट देखें तो ये और भी लंबी है। ऐसे तो देखा जाए बिहार को हर मामले में आगे होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार हर मामले में पिछड़ गया है। बिहार के अंदर में बोध गया, राजगीर का ग्लास ब्रिज, महावीर मंदिर, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे कई जगह है बिहार में घूमने के लिए, और यहाँ का वर्ल्ड फेमस छठ पूजा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 52% से ज्यादा जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली पुअर है और ये भारत का सबसे गरीब राज्य है। कुपोषण की बात करें तो लगभग 44% लोग अंडर वेट है। बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 60,000 रुपए, वहीं नेशनल पर कैपिटा इनकम 1,84,000 रुपए है। इस हिसाब से बिहार काफी नीचे है। साथ ही बिहार में बेरोजगारी की दर लगभग 19% है। हर साल लाखों लोग रोजगार के दूसरे बड़े बड़े राज्यों में जाते, जैसे गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, चेन्नई। आपको हर राज्य में बिहारी लोग मिलेंगे, लेकिन ये वही बिहार है जहां एक समय में सबसे ज्यादा IAS, IPS और सरकारी अधिकारी बनते थे और आज भी है। बिहार के युवाओं का पहला पसंद सरकारी नौकरी होता है। यहाँ के स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम की बात करें तो पूरी तरह से चरमराया, डगमगाया हुआ है। वहीं एक समय में बिहार में बहुत सारे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थे, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन वही बिहार में आज की यूनिवर्सिटी में समय पर डिग्री कंप्लीट नहीं होता है, जिस कारण स्टूडेंट को मजबूरन दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आज फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। बिहार की जनसंख्या काफी हद तक फार्मिंग पर निर्भर है, लेकिन यहाँ के किसान अमीर नहीं है और उनके पास कोई एडवांस टेक्निक भी नहीं है। बिहार में पाइराइट और बिहार के जमुई में सोना का भंडार मिला है। बिहार लीची और मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ की शुगर मिल जो कभी चलती थी अब बंद पड़ी है। शराब बंदी के बाद भी यहाँ ब्लैक मार्केट में शराब मिल जाता है। लेकिन वही बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बसती है और यहाँ की जनसंख्या भारत में तीसरा स्थान पर है। यहाँ की एवरेज एज 22 साल है। बिहार से फेमस बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल, जो वेदांता ग्रुप के मालिक है, वो आते हैं। यहाँ के कई युवा इंजीनियर और प्रोफेशनल दूसरे राज्यों या देशों में काम करने चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि बिहार गरीब क्यों है, बिहार इतना पीछे क्यों है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर रीजन आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला रीजन है ब्रिटिशर का। बिहार के डाउनफॉल की शुरुआत ब्रिटिशर ने 1793 में बंगाल प्रेसिडेंसी के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के साथ की, जिसमें आज का बिहार भी शामिल था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर बनाए रखने के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर रेवेन्यू बंगाल प्रेसिडेंसी से ही आता था। यहीं के टैक्स से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी सपोर्ट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही थी, इसीलिए वो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहे। अगर हम डाटा देखें तो 1765 से 1793 तक लैंड रेवेन्यू का डिमांड लगभग डबल हो चुका था। उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो एक चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने नोटिस किया कि टैक्स तो आ रहा है लेकिन पूरे रेवेन्यू सिस्टम को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है। तब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम जमींदारों को देने का सोचा। लेकिन कुछ ही सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने लगा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स इनकम भी कम हो गया। इसको देखते हुए 1793 में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत 1793 में जमींदार जितना भी टैक्स कलेक्ट करते उसका 90% कंपनी को हमेशा देना पड़ता। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स सिस्टम तो स्टेबल हो गया, लेकिन खेती उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, जिससे किसानों की मुश्किल बढ़ गई। चाहे फसल हो या ना हो, प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी को फिक्स परसेंटेज में टैक्स देना जरूरी था। जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें अपनी जमीन तक खोना पड़ता था। धीरे धीरे इस एक्ट ने किसानों की कमर तोड़ दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ
तब भी जमींदारी सिस्टम बिहार में चल रही थी। बिहार उन पहले स्टेट में से था जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर तब भी चल रहा था, क्योंकि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा ऐसे लोगों को मिला था जो बड़े बड़े लैंड ओनर थे या सो कॉल्ड जमींदार थे। इसी वजह से जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब और गरीब होते गए और अमीर और ज्यादा अमीर बन गए। आपका सवाल होगा कि सिर्फ बिहारी क्यों? बंगाल प्रेसिडेंसी में तो उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी शामिल थे। इसका जवाब है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को मैंने झारखंड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आप जरूर देखें वो वीडियो जाके। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था और ये एक मिनरल रिच स्टेट था, जहां कोल, स्टील, आयरन जैसे कई मिनरल रिसोर्स थे। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने कहा कि इंडस्ट्री जहां भी सेटअप हो, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी देगी। इसका फायदा ऐसे स्टेट ने उठाया जिनके पास पोर्ट और कोस्ट लाइन थी। इससे ये हुआ कि इंडस्ट्री को तो अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा का टेंशन नहीं था, तो उन्होंने ऐसी स्टेट को चुना जहां पर कोस्ट लाइन थी, जहां पर पोर्ट्स थी, और इस वजह से लैंडलॉक्ड स्टेट जैसे बिहार पिछड़ गया। 1993 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को हटा दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट में तो पंजाब और हरियाणा जैसे और भी स्टेट आते हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश कैसे कर ली, जबकि बिहार नहीं कर पाया? क्योंकि बिहार को इंडस्ट्री फंड कम मिलता था, जिसके कारण बिहार का ग्रोथ स्लो हुआ। जहां 1960 के समय बिहार की पर कैपिटा इनकम 54% थी, लेकिन आज ये सिर्फ 32% ही रह गई है। बिहार में लेबर तो है, लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है। इसके लिए उन्हें कम वेजेस पर ही काम करना पड़ता है। एक समय था जब बिहार 40% देश का शुगर प्रोडक्शन करता था। जहां इंडिपेंडेंस से पहले 33 शुगर मिल थी, वहीं इंडिपेंडेंस के बाद 28 मिल बची, जिसमें से 17 तो बंद हो गई और 10 प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है। बिहार में 3000 के आसपास राइस मिल भी था, लेकिन उसमें से 2000 राइस मिल स्कैम की वजह से बंद हो गई। बिहार की इकोनॉमिक मेजरली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ के किसानों के पास जमीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। इस वजह से अगर कोई बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो जमीन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी इंडस्ट्री को 100 एकड़ की जमीन चाहिए तो 100 लोगों को समझौता करना पड़ता है, जो मुश्किल होता है इंडस्ट्री के लिए। साथ ही बिहार में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनते हैं पर जल्दी टूट जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन की कमी भी है, इसीलिए इंडस्ट्री यहाँ से दूर भागती है। ऊपर से दादागिरी और एक्सटॉर्शन के कारण इंडस्ट्री बिहार में आने से कतराती है। अगले कारण की बात करें तो बिहार का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जहां एक तरफ दूसरी स्टेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की सोच में लगा हुआ था कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में आए, वहीं बिहार के लोगों को तो रिस्पेक्ट चाहिए था, डेवलपमेंट नहीं, जैसे नारे लगा रहे थे। कास्ट सिस्टम बिहार में कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। जमींदार आमतौर पर अपर कास्ट से ही बिलोंग करते थे और धीरे धीरे कास्ट बेस्ड में फर्क बढ़ता गया। बिहार में बहुत सालों से ये देखा गया है कि वहाँ पे छुआछूत भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम जनरल है तो हम एससी को वैल्यू नहीं देंगे, दलित को वैल्यू नहीं देंगे। ऐसा भी बहुत देखने को मिलता था एक टाइम तक। और इंडिपेंडेंस के बाद कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बनी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर ज़्यादा फोकस करने लगी। बिहार के लोग इलेक्शन के समय ये नहीं देखते थे कि कौन उनके लिए काम करेगा, बल्कि ये देखते थे कि लीडर उनकी कास्ट का है या नहीं। जैसे कि यादव अपने कास्ट के लीडर को, ब्राह्मण अपने कास्ट के लीडर को, राजपूत अपने कास्ट के लीडर को वोट करते रहे हैं। वहाँ के लोग भूलते गए कि उनके नौकरियों के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन काम कर रहा है, क्या वो हमारा लीडर काम कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद का कारण है करप्शन और करप्ट लीडर्स। बिहार में इतने ज़्यादा स्कैम हुए हैं कि उन्होंने स्टेट की ग्रोथ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जैसे चारा घोटाला 950 करोड़ का स्कैम, सृजन स्कैम 880 करोड़ का, डेयरी स्कैम, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम भी, जैसे कि आज ब्रिज बनता है तो कल ब्रिज गायब भी हो जाता है बिहार में। यहाँ तक कि बिहार में एजुकेशन स्कैम भी बहुत होते हैं। जैसे कि 2016 में जब क्लास 12 का रिजल्ट आया था बिहार बोर्ड का, तो उस टाइम पे ऐसे स्टूडेंट टॉपर बन गए थे जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता था। तो आप सोच सकते हो कि कितना ब्राइब चलता होगा बिहार में। साथ ही साथ कई ऐसे मामले सामने हैं जहाँ पे बिहार में गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर लीक भी हुआ है। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने। एक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? यहीं तक बिहार में स्कैम सीमित नहीं, बिहार में बालू माफिया भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है।
जैसे मैंने झारखंड वाले वीडियो में कोल माफिया के बारे में बताया, वैसे ही बिहार में बालू माफिया भी है। ये माफिया पॉलिटिशियन और टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अच्छा रिलेशन बना के इलीगल बालू माइनिंग करते हैं और उनमें से जो प्रॉफिट आता है उनमें से कुछ हिस्सा पॉलिटिशियन को जाता है और कुछ हिस्सा ब्राइब के रूप में गवर्नमेंट ऑफिसर को मिल जाता है। अगर स्कैम की लिस्ट देखा जाए तो ये और भी लंबी हो जाएगी। साथ ही बिहार में कई करप्ट लीडर है जिन पर क्रिमिनल चार्जेस भी है। इससे ही इंटरकनेक्टेड एक और रीजन है क्रिमिनल एक्टिविटी का रिपीटली इंक्रीज होना। ऐसे ही मीडिया में बिहार को जंगल राज नहीं कहा जाता। अगर एक नज़र क्रिमिनल एक्टिविटीज पे देखे तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों जंगल राज कहा जाता है बिहार को। NCRB के डेटा के अनुसार बिहार लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में पहले नंबर पर है और मर्डर के मामले में 2021 में दूसरे नंबर पर था। पुलिस पे अटैक, दलित पे अत्याचार और कई ऐसे अदर केसेस भी है जो बिहार के डाउनफॉल का कारण है। तो आप सोचो कि ऐसे इन्वायरमेंट में कौन सी कंपनी बिहार स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेगी। इसके बाद का रीजन है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर हम बिहार के पॉलिटिक्स की बात करें तो 1961 से 1990 तक कोई भी मुख्यमंत्री अपनी पूरी 5 साल की अवधि पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो इस बीच डेवलपमेंट का कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैसला भी नहीं लिया गया होगा। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया, लेकिन उनके बाद फिर 2005 तक वही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चली। 2005 में नीतीश कुमार CM बने और उन्होंने लगभग 9 साल तक अपना पद संभाला। बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल स्टाइल ऐसा रहा है कि चाहे कोई भी पार्टी ज्यादा सीट ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार जी लगभग 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप कमेंट करके बताना कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या क्या डेवलपमेंट विकास के लिए कदम उठाए हैं। कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, अगर बिहार को बेहतर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो बिहार के लोगों को, खास करके यूथ को जागना होगा। उन्हें एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को चुनना होगा जो सच में बिहार के विकास के बारे में सोचे और जो करप्शन से दूर रह के इंडस्ट्री को इनवाइट करे बिहार के लिए। ऐसे उन्हें लुक्रेटिव ऑफर दें। ये तभी होगा जब लोग वोट देने से पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर एजुकेटेड और विजनरी लीडर को चुनेंगे। फिलहाल बिहार में NDA की सरकार है जिसमें BJP, JDU, LJP हम पार्टी शामिल है। बिहार में BJP, कांग्रेस, JDU, RJDU, LJP हम की अच्छी पकड़ रही है और इन सभी ने कभी न कभी बिहार पर राज किया है। लेकिन अब समय आ गया कि बिहार में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मेरी रिसर्च के अनुसार एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी तेजी से उभरती हुई दिख रही है, जिसे पॉलिटिकल ग्रुप प्रशांत किशोर जी ने बनाया है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता छाप है। इस पार्टी में ऐसे कई वॉलंटियर शामिल हैं जो टॉप कॉलेज से पढ़ाई करके कई साल जॉब करके जुड़ चुके हैं। मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी वही है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को PM बनाया है भारत का 2014 में। उन्होंने ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाए थे बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 2014 में, आपको पता भी नहीं होगा। कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाए हैं जिसके कारण वो पॉलिटिक्स पार्टी जीती भी है। तो उनका मानना है कि बिहार को एक नई दिशा में ले जाना जरूरी है। इसीलिए आने वाले साल में जन स्वराज पार्टी बिहार के हर सीट में इलेक्शन लड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस नए पॉलिटिकल पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए बिहार के ग्रोथ के लिए? दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आप जन स्वराज पार्टी को किस दिशा में सोचते हो। क्या वो बिहार को एक नई दिशा में ले जाएगी या फिर नहीं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।